हाउस योर जोश? हाय सर। हाई है तो आइए चलो बढ़ते हैं फिजिक्स के इस लास्ट सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में हमने जाना था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हम निकालते हैं। गाउस लॉ की एप्लीकेशन है दोस्तों। गाउस लॉ की एक एप्लीकेशन हमने देखा था, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम निकाल सकते हैं उसके कारण निकाला। आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लैम्डा अपॉन आर आई थी। मीन्स जैसे जैसे उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्टेंस बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोस्तों कम होती जाती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही आज एक नई एप्लीकेशन हम जानने वाले हैं। एक हमारे पास कंडक्टिंग शीट है और उस कंडक्टिंग शीट के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोस्तों आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आइए गाउस लॉ को हम इसमें अप्लाई करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों हमारे पास एक शीट है जो मेटेलिक शीट है। आप ये मान के चलिए कि ये किसी मेटल की बनी है, गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, आयरन की हो सकती है। और जब इसको मैंने चार्ज किया बाय एनी ऑफ द चार्जिंग मेथड, यानी कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब दोस्तों यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जब मैंने इस शीट को चार्ज किया तो कौन सी डायरेक्शन से किया, यानी फ्रिक्शन किया, यानी इसको रब किया तो कौन सी साइड से किया। सिंस आप जानते हैं कि कोई सीट होती है उसकी कितनी साइड होती है दोस्तों, उस सीट की दो साइड होती है, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड। जैसे एक इसके पीछे वाला भाग, एक ये वाला भाग। आपने रब इस कंडक्टिंग सीट को इधर से किया है या इधर से रब किया है, आप पर डिपेंड करता है। आपने इसको कंडक्टिंग वायर से इधर से कनेक्ट किया है या इधर से कनेक्ट किया है। आपने इसको, इसके पास में कोई चार्ज बॉडी रखी है, वो इधर रखी है या इधर रखी है, वो बहुत मैटर करता है कंडक्टिंग शीट के केस में। क्योंकि दोस्तों कंडक्टर में शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जिधर आप चार्ज देना चाहते हो उधर की सरफेस पे चार्ज आ जाता है, बॉडी के अंदर, सीट के अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं जाता है। मींस मैंने इसको इधर से चार्ज किया तो ये जो सीट थी, ये सीट इधर से चार्ज होगी। ध्यान रखिएगा इस सीट के पीछे के भाग में चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, केवल इस भाग में है। अब आइए दोस्तों, इसके कारण मुझे यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं P। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगा? एक तो हमारा जनरल मेथड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं, उससे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, उसके कारण KQ अपॉन R स्क्वायर लगा देते हैं, हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। बट यहां पर इनफाइनाइट बहुत सारे स्मॉल स्मॉल चार्जेस हैं दोस्तों, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कोई इधर होगी, 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 बहुत सारी डायरेक्शंस आएंगी। सभी के कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, फिर उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टली कितने जा रहे हैं सबको ऐड करो, वर्टिकली कितने जा रहे हैं सबको ऐड करो, फिर वहां पर रिजल्टेंट निकल के आएगा। बहुत माथापच्ची होने वाली है, बहुत जोर होने वाला है। आप इतनी मशक्कत क्यों कर रहे हो? फिजिक्स तो आसानी के लिए है। आप हर इवेंट को आसान बनाने के लिए तो फिजिक्स है। तो यहां पर उसको समझना आसान बनाते हैं तो किसकी मदद लेते हैं? गाउस लॉ की। गाउस लॉ ने कहा यूजिंग गाउस लॉ। गाउस लॉ का स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू दी नेट चार्ज इन द इनक्लोज्ड सरफेस। गौर करिएगा, नेट चार्ज इन द इनक्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है स्टेटमेंट गाउस लॉ का। तो गाउस सर ने हमको बताया कि आप जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बस उसको आप ऐसी सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दो जो सिमेट्रिकली उसको पूरा का पूरा ढक ले। सिमेट्रिक सरफेस होनी चाहिए, बस बात ये। तो यहां पर इस चार्ज को कवर करने के लिए हमारे पास सिमेट्रिक सरफेस कैसी हो सकती है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो सिमेट्रिक सरफेस यहां पर इस चार्ज को ढकने के लिए एक मैं बना दूं कि मैं एक ऐसा सिलेंडर ले लूं और इस सिलेंडर को इस डिस्टेंस तक ले लेता हूं जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये जो सिलेंडर है इसका रेडियस जैसे 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 बढ़ाते जाएंगे, ये रेडियस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों
ये पूरी की पूरी सीट कवर हो जाएगी। देखो मैंने एक पतला सा सिलेंडर लिया, मैंने इसकी रेडियस बढ़ाई, रेडियस बढ़ाई, रेडियस बढ़ाई, रेडियस बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते इसका पूरी की पूरी सीट को कवर कर लिया। इट मीन्स ये गाउसियन सरफेस हो सकती है इस तरह की सरफेसेस के लिए। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड का जो एरिया अब ए है, यानी ये डी ए है, धीरे धीरे बढ़ाते 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 इसका जो एरिया ए है उसके इक्वल हम ले आएंगे, सीधी सी बात है। यानी पूरा का पूरा कवर कर ले, ऐसा एक सिलेंडर हमने इमेजिन कर लिया। इसके ऊपर नेट चार्ज हम क्यू मान के चल रहे हैं, मीन्स सिग्मा जो है क्यू बाई ए है। क्लियर है? ठीक है, आइए यहां से शुरू करते हैं। बताओ हमारे पास गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस में यहां पर हमें क्या चाहिएगा, सरफेसेस चाहिए। कौन कौन सी सरफेस है गाउसियन सरफेस में? एक सरफेस है ये वाली कर्व्ड सरफेस। इस सिलेंडर का अंदर वाला तो क्या है, वो उस सीट को कवर कर रखा है, तो उससे तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये वाला जो है, ये इसका जो एरिया है वो तो इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं एक बोल देता हूं, इसको दो बोल देता हूं। एक के कारण जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोस्तों किधर होगी, बाहर की ओर, प्लस से आउटसाइड। तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको मैं बोल देता हूं θ1। ठीक है, यहां पर सरफेस एरिया की डायरेक्शन है S2 की इस साइड, S2 बोल दो इसको। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है, तो ये बोल दो θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला, और इसको ओपन कर लो, ई वेक्टर डॉट डी S1, या S1 बोल दो केवल, डी S1 वेक्टर, चलो इसको डी S1 ही बोल देता हूं मैं, क्योंकि इंटीग्रेट करके तभी तो कंप्लीट बनेगा। डी S1 वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी S2 वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो दोस्तों, ई डी S1 इसको ओपन करो, ई डी S1 कोस θ1, ई डी S2 कोस θ2 समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। θ1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। θ2 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, ई डी S1 कोस 90 डिग्री, ई डी S2 डॉट हटा देना यहां से, कोस 0 डिग्री समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, ये तो ये बचेगा, ये हट जाएगा, तो ई डी S2 इंटीग्रेशन समेशन क्यू, समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो यहां पर इसके अंदर पूरे के अंदर चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए। चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन है, एरिया इसका ए है, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ इंटीग्रेशन, ई तो कांस्टेंट होगा इतने डिस्टेंस पर, तो इसलिए डी S2 बाहर, डी S2 अंदर रख लिया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ डी S2, इस सरफेस का जो एरिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस सरफेस को हम बढ़ाते 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 ऐसे बढ़ाते जाएंगे कि इस सीट को पूरा का पूरा कवर कर ले, क्योंकि गाउस लॉ तभी अप्लीकेबल है पूरे के पूरे चार्ज को कवर करने के लिए। तो पूरे के पूरे चार्ज को ढकने के लिए हमने क्या किया, इसके रेडियस को बढ़ाते गए और इसको पूरे को कवर कर लिया। अब आपके किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम पहले ही बना ले, पूरी सीट को पहले कवर कर ले, तो हमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा फिर, है ना। इसको इजीली थोड़ा समझने की दृष्टि से इस तरह से बनाया गया है, आपको उस तरीके से समझ में नहीं आएगा यदि पूरा सिलेंडर बड़ा साइज का कर लेगा। अब यहां पर देखिएगा E इंटू इसका एरिया कितना है, ए, सीट का एरिया के इक्वल हो जाएगा ये, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए गया, E की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की सीट के नॉर्मल डायरेक्शन, एन कैप। एन कैप मीन्स नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। आप देख भी रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर है, परपेंडिकुलर टू दी
सीट, परपेंडिकुलर टू दी सीट, यानी नॉर्मल, एन कैप बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, क्लियर है। आपको यहां से इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कह दे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में प्लॉट कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, डिस्टेंस डी बोल दो या आर बोल दो, आर लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस आर। तो इसके बीच में जो प्लॉट आएगा वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा भी फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। ये क्या है, डिस्टेंस, यहां पर लिख लेना आप डिस्टेंस। ठीक है, ये छाप लो, फिर आगे बढ़ते। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर ले चलता हूं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग सीट। हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, इंसुलेटिंग सीट है, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बट वो सीट कैसी है, चार्ज्ड है, बस उसके पे गौर कीजिएगा। हमारे पास एक सीट है और ये सीट कैसी है, चार्ज्ड है। ये सीट चार्ज्ड है और इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो, गौर करिएगा, जो वर्ड है इंसुलेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सीट इंसुलेटिंग है, मींस इंसुलेटिंग है तो चार्ज इसके अंदर भी जाएगा, पूरा इसके अंदर बढ़ जाएगा, पूरा इसके अंदर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सीट जो है अपने दोनों साइड की ओर चार्ज रखेगी। वो सीट जिसको मैंने पहले लिया था, ये सीट है मेरे पास एक, इसको मैंने चार्ज किया, यानी बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन। तो इसके पास में कोई बॉडी लेके आया, ऑब्जेक्ट लेके आया, उससे या तो इसके ऊपर इंड्यूस कराया या इस पर मैंने रब किया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। चार्ज आया तो वो चार्ज, ये इंसुलेटिंग है तो इसमें इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। कंडक्टिंग वाले केस में केवल एक तरफ था, इंसुलेटिंग के केस में दोनों तरफ चार्ज है। बट यदि मुझे इसे इस डायग्राम पर ज्योमेट्री इसकी बनानी पड़े तो कैसे बनाओगे दोस्तों, इसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो इसकी ये साइड दिखेगी या इसकी ये साइड दिखेगी। इसकी पीछे वाली साइड, इसको मैंने ऐसे भी बना दिया, थोड़ा सा टिल्ट करके बना दिया, तो ये साइड विजिबल होगी, ये वाली विजिबल नहीं होगी। तो यहां पर आपको पीछे की साइड विजिबल नहीं होगी, वहां पर चार्ज विजिबल नहीं होगा, है ना, डायग्राम में समझाने के लिए। बट आपको ये मान के चलना है कि चार्ज इसके पीछे भी है। अब मैं इसको कवर करना चाहता हूं, इसके इस साइड को भी कवर करना चाहता हूं, इसको भी कवर करना चाहता हूं। मेरी गाउसियन सरफेस कैसी है, या सिलेंड्रिकल ले सकते हो या पिल बॉक्स ले सकते हो। सिलेंडर से थोड़ा आसान रहता है, तो मैंने इधर भी सिलेंडर लगा लिया, इधर भी गाउसियन सरफेस कैसी ले ली, सिलेंड्रिकल ले ली। अब देखो, यहां पर मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेना चाह रहा हूं, पहले की तरह जो कंडक्टिंग के केस में हमने ली थी। ठीक है, अब एक सरफेस मुझे इधर भी इमेजिन करनी पड़ेगी, गौर करिएगा, जिसका इसके आगे का पार्ट हमें विजिबल नहीं होगा, जो छुप जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, जितनी डिस्टेंस पर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हो, यानी पॉइंट पी बोल दो, पॉइंट पी बोल दो। ठीक है, ए बी कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे डिस्टेंस सेम रख लिया हमने। अब बताइए यहां पर सरफेसेज कितनी है। एक सरफेस सर ये है, इसको मैंने S1 बोल दिया, इसको 1। एक सरफेस ये वाली है, इसको मैंने S2 बोल दिया। एक सरफेस ये है और ये है, ये दोनों तो एक ही है, दोनों कर्व्ड सरफेस है।
एक सरफेस ये वाली है, एक सिलेंडर के अंदर कितनी सरफेस होगी, 3 सरफेस, S1 S2 S3, तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखिएगा। प्लस अब देखिए सीट है हमारे पास, तो इसमें चार्ज इधर भी है इधर भी है, इधर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा होगा, आउटवर्ड। आपने पहले भी पढ़ा है ना, प्लस से हमेशा आउटवर्ड होता है। तो देखिए प्लस, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी। बताइए यहां पर एंगल θ1 कितना हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। इस पॉइंट पर बताइए कर्व्ड सरफेस पूरे के लिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के कारण इस पर इधर की ओर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। θ2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 90 डिग्री। चलो θ3 की ओर, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां तो आप समझ ही चुके हो, θ3 इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है? आपको यहां पर कोई डाउट है क्या, नहीं है? चलो तो आगे बढ़ते, यूजिंग गाउस लॉ। गाउस लॉ, गाउस लॉ में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट है फ्लक्स associated with the Gaussian surface is always equal to the enclosed charge inside the surface and एप्सिलॉन नोट का जो रेशियो है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ कितनी सरफेसेज है, 3, तो मैं तीनों सरफेसेज के कारण ds1 ds2 ds3 इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। नेट चार्ज की बात आती है तो यहाँ कितना है, सिग्मा Q बाई, ठीक है? क्लियर है? इसका एरिया ए है। तो अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे मैं ले चलता हूं, डॉट हटाएंगे cos थीटा आ जाएगा, EDS1 cos θ1 EDS2 cos θ2 EDS3 cos θ3 इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। दोस्तों θ1 की वैल्यू कितनी थी, 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू 90 डिग्री सर, θ3 की वैल्यू फिर 0 डिग्री, पुट कर दो, EDS1 cos 0 EDS2 cos 90 EDS3 cos 0 समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। बताइए दोस्तों इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, पुट कर दीजिए, EDS1 EDS2 नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। बताओ E बाहर ले लें, DS1 DS2 समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। गौर करिएगा DS1 और DS3 दोनों ही सेम रेडियस के हैं, और दोनों की जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते गए एक स्थिति ऐसी आ जाए कि हम इस पूरी की पूरी शीट को कवर कर लेंगे। मीन्स DS1 का इंटीग्रेशन DS3 का इंटीग्रेशन, दोनों का एरिया शीट के एरिया के इक्वल हो जाना चाहिए। दोस्तों हमारे पास यही तो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एरिया क्या कर देंगे, दोनों का इक्वल पुट कर देंगे। नेट चार्ज कितना है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। ए यहाँ कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ मैं रख देता हूँ, ये 2EA बन गया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट, ए से ए कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की आई वैल्यू 2 एप्सिलॉन नोट। वेक्टर में लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट नॉर्मल टू दी सरफेस, सिमिलर टू दी प्रीवियस केस। पहले के केस में भी हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शीट के नॉर्मल है। अब देखिए दोस्तों, आपको कहीं पर कोई डाउट है
यहाँ पर भी डायग्राम वही बनेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ डिस्टेंस r है, कांस्टेंट आ जाएगा, E इज क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला यदि हमारे पास एक चार्ज शीट है। वो कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है, डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी डिस्टेंस पे चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। सर हम क्या डेली लाइफ में कोई सीट इस्तेमाल करते हैं जो चार्ज्ड हो? डेफिनेटली, बहुत ही काम की चीज है बेटे ये। आपने अपने घर पर एक सीलिंग फैन लगा रखा होगा, वो आपको ठंडी ठंडी हवा दे रहा होगा गर्मी के समय। उस सीलिंग फैन के अंदर एक कंडेंसर लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है उसके अंदर, वो सिलेंड्रिकल होता है, हालांकि वहाँ सिलेंड्रिकल सीट होती है, पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के अंदर मिल जाएंगे। वहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आते हैं, उसके अंदर दो पैरेलल सीट्स लगी रहती हैं, वहाँ पर दोनों सीट्स चार्ज होती हैं। जैसे आप कह सकते हो इन्वर्टर के साथ में लगी हुई बैटरी, बैटरी के अंदर प्लेट्स ही तो होती है बेटे, वो सीट्स ही तो होती हैं, थिक सीट्स होती है यानी प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स चार्ज होती हैं, चार्ज होती हैं तो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप गाड़ी के अंदर कहीं पर भी देखो इस तरह का एग्जाम्पल हमको मिलता है, उससे हम बैटरी वगैरह बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू conducting sphere, charged conducting sphere। हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कैसा होगा दोस्तों, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है और ये पूरा का पूरा चार्ज है। तो ये कंडक्टिंग है तो एक चीज का ध्यान रखना आप, ये पूरा का पूरा मतलब मेटेलिक है, भरा हुआ है, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है ये, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बोल सकते हो आप, सॉलिड स्फीयर पूरा का पूरा भरा हुआ है। बट जब इसको चार्ज दिया जाता है, सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे चला जाता है, पूरा का पूरा चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस इफेक्ट को कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। दोस्तों आप एक इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी गांव जाने वाली या शहर से दूसरे शहर जाने वाली बस में बैठे हो, और बस या बस में बैठने वाले हो, और वो बस अंदर से पूरी खचाखच भरी हुई है। बताइए आपको उस बस का कंडक्टर क्या कहेगा? कहेगा या तो इसके छत पे चले जाओ या आप किसी दूसरी बस में आ जाओ, कहेगा ना। बस वही स्थिति होती है मेटल्स के केस में। मेटल के अंदर फ्री चार्ज इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, बाहर से कोई चार्ज जाना चाहेगा तो भी उसे नहीं जाने दिया जाएगा, उसको रिपेल कर दिया जाएगा, वो उसकी सरफेस पे चला जाएगा। मित्रों इसकी पूरी की पूरी सरफेस चार्ज से यूनिफॉर्मली पूरी की पूरी भरी हुई है, पूरी की पूरी सरफेस जो है भरी हुई है। ध्यान रखिएगा आप, एक बॉल है उसके चारों तरफ पूरे पूरे यूनिफॉर्मली चार्ज बटा हुआ है। मैं मान के चल रहा हूं कि इसका सेंटर ओरिजिन ये है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब यहां पर देखिए अंदर जो चार्ज है वो है 0, इसकी सरफेस पे चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। इस पर कुछ पॉइंट्स में बनाना, जैसे एक पॉइंट मैं यहां बना देता हूं अंदर, इसको मैं बोल देता हूं ए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए, एक पॉइंट में बना देता हूं इसकी सरफेस पे, इसको मैं बोल देता हूं बी, और एक पॉइंट में बना देता हूं यहां पर जो सरफेस के बाहर है, ठीक है, इसे बोल दिया पॉइंट सी। इन तीनों पॉइंट्स पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यानी हमारा जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, वी वांट
to find out electric field at point A, at point B, at point C। तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, तीनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पॉइंट ए क्या है? इनसाइड दी, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, इनसाइड दी स्फीयर। पॉइंट बी कहाँ है? एट सरफेस, सरफेस पर है ये पॉइंट। और पॉइंट सी कहाँ है? आउटसाइड दी सरफेस। तीनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है और तीनों के कारण हमें तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है टेस्ट चार्ज रखते हैं। अब वो टेस्ट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट हम बहुत लेंदी है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पर गाउसियन सरफेस इमेजिन करो, सीधी सी बात ये है। और उसके अंदर जितना नेट चार्ज है उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। वही काम हम करने वाले हैं। आइए गाउस लॉ को हम अप्लाई करने वाले हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले एट पॉइंट ए, ठीक है, यानी इनसाइड दी स्फीयर। बताओ, यूजिंग गाउस लॉ, गाउस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द सरफेस is always equal to the net charge inside it and एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल है। बताइए दोस्तों, मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ए बोल देता हूँ, डॉट ds बोल देता हूँ, नेट चार्ज कितना है? 0। अब मुझे इधर कुछ भी करना पड़े, यहाँ ds की वैल्यू पुट करूंगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करूंगा, कुछ भी करो, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो, बताओ कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना दोस्त। तो इतना तामझाम करने की आवश्यकता कहाँ? सीधा लिखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी सर, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनसाइड द स्फीयर ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज। इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, गौर करिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये आरबीएससी ने तो पूछा है कि जो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, बताइए उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आप वाइवा दोगे, वाइवा के अंदर भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है एट पॉइंट बी, मीन्स एट सरफेस। तो सरफेस वाला मैं आपको बाद में बताता हूं, आसान हो जाएगा। पहले हम आउटसाइड वाले पॉइंट पर कर लेते हैं। एट पॉइंट सी, आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर के लिए हम क्या करेंगे? यूजिंग गाउस लॉ। हर जगह गाउस लॉ को तो आपको लगाना ही लगाना है। यहाँ पर गाउस लॉ स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया ऑफ द गाउसियन सरफेस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बताइए दोस्तों, यहां पर इस पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक गाउसियन सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। कितनी रेडियस की? तो ऐसे स्फीयर के लिए गाउसियन सरफेस कैसी हो गई? बताओ, एक गेंद को कौन छुपा सकता है? उस गेंद को कौन ढक सकता है? एक बॉल है आपके पास, उसको ढकने के लिए क्या चाहिए आपको? बॉल को सिलेंडर से थोड़ी ढकोगे, बॉल को बॉल से ढक लोगे, बड़ी बॉल से ढक लोगे, टेनिस बॉल जैसी बॉल है, बड़ा सा लोहे का खोल ले लो आप, उससे ढक दो।
सॉरी लोहे का नहीं, आप गाउसियन सरफेस है तो इमेजिन कर रहे हो, रियलिटी में ऐसा कोई नहीं है, इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा एक स्पेयर है जो इसको पूरा का पूरा ढक रहा है, और उस स्पेयर की जो रेडियस है वो मैं मान के चल रहा हूँ स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर रेडियस का हमने एक गाउसियन सरफेस इमेजिन किया है दोस्तों। इसको डेट ऐसे डैश 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 से बनाना है, आप ऐसे परफेक्ट लाइन मत बना देना, क्योंकि ये इमेजिन किया हुआ है, जस्ट आप अपने दिमाग के अंदर लेके आए हो कि ऐसा कोई सरफेस है जो इस चार्ज को पूरा ढक रहा है इतने रेडियस का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बताइए कितनी सरफेस है, यहां पर केवल और केवल एक ही सरफेस है, और उस सरफेस के कारण आप ये बताइए, इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा आउटवर्ड। किसी भी पॉइंट पर देखना चाहो, इस पॉइंट पर देखना चाहो इधर, इस ऊपर वाले पॉइंट पर देखना चाहो इधर, इस वाले चार्ज के कारण देखना चाहो इधर, इस वाले चार्ज के कारण देखना चाहो इधर, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया की, इस सरफेस की एरिया की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल, तो ये ds हो जाएगा। यहां पर भी नॉर्मल, यहां पर भी नॉर्मल, यहां भी देखोगे तो आप नॉर्मल, किधर भी चले जाओ आप हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। मींस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा दोस्तों, 0 डिग्री का होगा। तो लगाइए, फिर सोचा विचारी किस बात की, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ, इसको अलग दो क्यों बनाओ। तो ई डी एस कोस 0 लगा दो, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर ले आऊं, फाइंड आउट करना है, डी एस कोस 0 की वैल्यू 1, नेट चार्ज कितना है क्यू एप्सिलॉन नॉट। बताओ गाउसियन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है, इसका एरिया कितना होगा, ध्यान रखिएगा एरिया इस सरफेस का है, नहीं कि अंदर वाले का, गलती यहां कर देते हैं बच्चे। तो यहां पर जो एरिया आएगा, जो स्फेरिकल सरफेस है उसका एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है r, तो आर स्क्वायर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं रख दूं, क्या बन जाएगा ये, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ले लेता हूँ, आर स्क्वायर बाद में। बताओ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी दोस्तों, सरफेस के नॉर्मल या रेडियस की डायरेक्शन में, रेडियल आउटवर्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रेडियल आउटवर्ड, ठीक है ना। तो आरके बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर हमें ग्राफ लास्ट में बना देंगे। चलो एक सरफेस का और कर लेते हैं, एट पॉइंट बी, ये तीसरी है, एट पॉइंट बी यानी एट सरफेस, तो एट सरफेस आर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर। गाउसियन सरफेस इमेजिन करोगे, कैसी इमेजिन होगी, वही सेम टू सेम बाहर इमेजिन किया उतनी ही, यानी आपको यहां पर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए, तो यहां पर आप क्या करो, गाउसियन सरफेस ऐसी ही रेडियस का इमेजिन कर लो, कर लिया, जितनी रेडियस का ये स्पेयर है उतनी रेडियस का इमेजिन कर लिया, सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस सरफेस के अंदर आ गया। अब बताइए ये आर जो है ये क्या बन गई, इसकी रेडियस के इक्वल बन गई, कैपिटल आर के इक्वल बन गई। तो पूरा का पूरा डेरिवेशन ऐसे के ऐसे चलेगा, और लास्ट में जब ई की वैल्यू आई है वहां पर के वही रहेगा, क्यू वही रहेगा, नीचे आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा। वेक्टर की डायरेक्शन बोलोगे आर के, ठीक है। तो अब इसका मैं प्लॉट करना चाहूं, मेरे पास 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर डिस्टेंस आर, यहां तो है सरफेस, ये वाला पॉइंट सरफेस का है, ये समझ लीजिएगा। यानी यहां से ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, ठीक है। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। आपने देखा ना, इनसाइड दी सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान रखिएगा।
और जैसे ही r इजिकल टू आर आता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू फिक्स, रेडियस फिक्स, क्यू फिक्स, के फिक्स, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी आर इजिकल टू आर पे। और जैसे ही आर इजिकल टू कैपिटल आर से आगे की ओर बढ़ते हैं यानी आउटसाइड बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है पैराबोलिकली पाथ में ऐसे डीके होती जाती है, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आर स्क्वायर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, ई का वैल्यू कम होता जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, एक लास्ट एप्लीकेशन है, ये लास्ट है, इसके बाद में गाउस लॉ की एप्लीकेशंस नहीं है, आपको यहाँ से काम हो जाएगा, चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। तो लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। चार्ज्ड स्फीयर भी बोल दे तो भी चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। चार्ज्ड स्फीयर है हमारे पास, और इस चार्ज्ड स्फीयर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आप गौर करिएगा, आपको यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेगा कि ये इंसुलेटिंग है, ये नॉन इंसुलेटिंग है, कैसी स्थिति में है, आपको ये कुछ भी नहीं बताएगा। बस आपको खुद को सोचना है ये बात, ठीक है। तो यहां पर इसका सेंटर है, ये सेंटर है इसका, ठीक है। और इससे इसकी रेडियस जो है, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। इसको मैंने चार्ज दिया, ये कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्फीयर है। इसको मैंने चार्ज दिया, नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स की विशेषता होती है, चार्ज को अपने अंदर समाहित कर लेती है, पूरा का पूरा चार्ज खा जाती है, अपने अंदर ले जाती है। मीन्स ये पूरा का पूरा जो स्फीयर है चार्ज हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज इसके अंदर चला जाएगा। कहने का मतलब है इसकी सरफेस पे नहीं, इसके चार्ज अंदर चला जाता है दोस्तों, इस सरफेस के अंदर, ठीक है। अब आपको रेडियस मालूम है, तो यहाँ पर वही काम करना है जो हमने पहले वाले केस में किया था। यहाँ पर भी 3 पॉइंट इमेजिन करो, एक पॉइंट ये अंदर, दूसरा पॉइंट सरफेस पे, तीसरा पॉइंट आउटवर्ड, ठीक है। इसके अंदर चार्ज कितना है दोस्तों, कैपिटल क्यू है, ठीक है। इसकी सबसे पहले डेंसिटी निकालते हैं, देखो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ा था ना हमने, चार्ज डेंसिटी जिसे रो से लिखा जाता है, नेट चार्ज क्यू, इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वेशन 1। दूसरी चीज हमें क्या रिक्वायर होगी, ये जो ए पॉइंट है यहां पर हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक ऐसा गाउसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल आर ले लो। तो यहां पर जो चार्ज है वो पूरा चार्ज तो नहीं आया ना, कुछ पार्ट आया, यानी यहां के अंदर के चार्ज को मैं क्यू डेस बोल देता हूं। क्यू डेस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम होता है। तो यहां पर रो कितना है, रो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो यहां पर, क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इसका छोटे वाले का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कर गया, यानी क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये आ गया क्यू डेस, किसके अंदर चार्ज आया है, इस छोटे वाले स्पेयर के अंदर। ये दोनों चीजें हम काम में लेने वाले हैं आगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसको, और सबसे पहले आउटवर्ड जो पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट है, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, गाउसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, वो कैसी होगी, वो भी स्फेरिकल होगी, जो पहले वाले केस की तरह जो हमने पहले में पढ़ा था वैसा ही काम हमें करना है, यूजिंग यानी एट पॉइंट सी,
यानी आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर यूजिंग गाउस लॉ, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूजिंग गाउस लॉ। क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, थीटा कितना आया 0, पहले वाले प्रीवियस केस की तरह सारा का सारा वही का वही चलने वाला है, मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लगाने वाला हूँ। ई डी एस कोस 0 टोटल चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर ले लो, कोस 0 की वैल्यू 1, डी एस का इंटीग्रेशन कर दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी एस कितना आने वाला है, आपने पहले के केस में देखा है 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई KQ बाई आर स्क्वायर। ज्यादा सोचा विचारी की जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर कैप, जो हमने पहले अच्छे तरीके से कर लिया है कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एट पॉइंट बी, यानी सरफेस। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दोस्तों, वहां पर आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैपिटल आर, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा KQ अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर के, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम। अब जो चेंज है वो यहां पर है इनसाइड द स्फीयर, तीसरा पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर के केस में देखो, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यहां पर हमने क्या किया है, इसके अंदर एक गाउसियन सरफेस इमेजिन कर लिया है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, कर लिया ना, ये काम मैंने आपको पहले बता दिया। यहां पर एक चेंज क्या आने वाला है, चेंज ये कि चार्ज पूरे में जो बटा हुआ था, अब वो पूरे में से सिर्फ थोड़ा सा पार्ट हमने काम लिया, बड़ी बॉल है उसके अंदर एक छोटी सी बॉल है, छोटी सी बॉल में कितना चार्ज आएगा आप समझ सकते हो, तो छोटी सी बॉल में कितना चार्ज आएगा उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी, इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये यहाँ पर गाउस लॉ लगाने वाले हैं, तो गाउस लॉ लगाओ, काम अपना हो जाएगा। देखो, यूजिंग गाउस लॉ, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ, यहां पर ई वेक्टर डॉट ds डॉट हटा दें, यानी दोनों के बीच की एंगल जो है वो कितना है, कोस थीटा, नेट चार्ज इसको मैं क्या बोल दूं, क्यू डेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो ना बात, चेंज यहां पर है बस, बाकी सारा सेम है। अंदर जो है, अंदर थीटा कितना होगा ये बताइए, अंदर यहां पर बात करूं मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्लस चार्ज, अंदर वाले प्लस चार्ज के कारण, अंदर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, और इस पर सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी आउटवर्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्या है, एंगल है, ये एंगल है, आप चार्ज मत समझ लेना, ये एंगल है किसके बीच में, E एंड ds के बीच में, जो अंदर वाला गाउसियन सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास q डेस अपॉन एप्सिलॉन, तो ये क्या आ जाएगा E ds कोस 0, q डेस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, फ्रॉम इक्वेशन 2, किसकी वैल्यू, q डेस, ठीक है। तो यहां पर E बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बताओ एरिया, अंदर वाले सरफेस का एरिया कितना होगा दोस्तों बताइए, अंदर वाले सरफेस का एरिया जिसकी रेडियस स्मॉल है, अंदर वाली भी तो बोल ही है, अंदर वाले में तो स्पेयर है, स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ स्मॉल आर ले रखी है हमने तो स्मॉल आर ले लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
चलो नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। बताओ आर स्क्वायर क्यूब कट गया, एक पावर बच गई, 4 पाई नीचे ले जाओ, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्यू स्मॉल आर अपॉन, ये आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरे होनहार बच्चों, ये आ गया डेरिवेशन का सॉल्यूशन। लास्ट का यही रहेगा इंपॉर्टेंट वाला। तो इसके ऊपर क्या लगा दूं मैं, वेक्टर के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, वेक्टर क्या होगा, आर कैप। ये रहा आपका सुनहरा सा सॉल्यूशन। इसके ऊपर जितना आप स्टार लगा सकते हो उतना लगा दो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको मैं यदि प्लॉट करना चाहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर डिस्टेंस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है R इज इक्वल टू आर, ये अंदर का R, ये बाहर का R। बताइए अंदर का जो R है वो किसके प्रोपोर्शनल है, E प्रोपोर्शनल टू R, स्मॉल r। ठीक है, तो E प्रोपोर्शनल टू R यानी एक स्ट्रेट लाइन होगी, E प्रोपोर्शनल टू R स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और जैसे ही सरफेस आया वहां कांस्टेंट वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वैसे ही जैसे बढ़ता गया E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डिस्टेंस। देखिएगा कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इसकी वैल्यू 0 थी, बट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इसकी वैल्यू 0 कहां पर है, केवल एक पॉइंट है, ये रहा ये रहा ये रहा। मित्रों आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 कहां पर होगी, दो केस है, एक तो 0 पर ओरिजिन पर, एक इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पे भी 0 होगी जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते इनफाइनाइट पे जाकर। ऐसे ही कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही 0 और बाहर इनफाइनाइट पे जाके 0। अब आपसे पूछा जाए कि इनको हम अप्लाई कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, दोस्तों आपको इतने शानदार सी एप्लीकेशन बताता हूँ। आप जब लाइटनिंग की तेज आवाज सुनते हो, बिजली कड़कड़ाती है तेज आवाज से, तो आप डरते हो। उस डर से बचने का एक तरीका है हमारे पास। यदि हमारे पास एक लोहे का या कोई मेटेलिक स्फीयर हो बहुत बड़ा, और उसके अंदर हम एक इंसुलेटिंग चेयर डालकर उसके ऊपर बैठ गए, आप समझते हो कि एक मेटल की एक विशेषता होती है, सारा का सारा चार्ज कहाँ ले जाती है, अपनी सरफेस पे ले जाती है। कितना भी चार्ज उसको दिया जाए, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा। उस सरफेस को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। जैसे ही उसकी सरफेस पे चार्ज आया सीधा ग्राउंड, सरफेस पे आया सीधा ग्राउंड। आप सुरक्षित आराम से मजे से गाने गुनगुनाते हुए, ये गलियां ये चौबारे हैं, तो इस तरह से आप उस बिजली को सुनाते हो कि ये गलियां ये चौबारे, यहाँ आना ना दोबारा। समझ गए बात? तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो, आप फिजिक्स के दम पर उसको डरा सकते हो कि नेचर मुझे कितना भी डरा दे, पर मैं भी एक समझदार इंसान हूँ। मैंने भी आपसे बचने के लिए मेरे उपाय निकाल ली हैं। वैज्ञानिकों ने मेरे लिए बहुत तगड़ी तगड़ी खोज कर ली है, उसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को सुरक्षित पहुंचा सकते हो, सुरक्षित महसूस कर सकते हो। उस हम स्पेरिकल मेटल स्फीयर के अंदर इजीली बैठ सकते हैं, और बैठकर उसके अंदर आराम से आप अपना मोबाइल चला सकते हो। मोबाइल नहीं चलेगा दोस्तों, आप सोच रहे हो मोबाइल चला लोगे, क्योंकि वहां पर शिल्डिंग इफेक्ट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बाहर से आया तो वो बिल्कुल अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मीन्स ऐसे केस में बाहर की रेडिएशन आपके लिए 0 होगी, और वो सारा का सारा चार्ज जो है आप वहां से ग्राउंड कर दे रहे हो, तो वो चार्ज अंदर चला जाएगा। एक एग्जांपल और देखा होगा आपने, जो ट्रक जाते हैं, उन ट्रकों के अंदर ये समझ लीजिएगा आप, गैस भरी है, पेट्रोल भरा है, डीजल भरा है, या कोई केमिकल भरा है जिसको आग लग सकती है, तो उस ट्रक के ऊपर चार्ज आएगा। आपको मालूम है कि एयर का जो फ्रिक्शन है, एयर उसके ऊपर से जाएगी तो फ्रिक्शन के कारण उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा।
चार्ज आ जाएगा तो उसकी वहां पर चिंगारी उत्पन्न होने की संभावना है, एक स्पार्क जनरेट हो सकती है। तो वहां जब स्पार्क जनरेट हो सकती है तो वहां आग भी लग सकती है, और उसके अंदर आपको मालूम ही है कि वो ज्वलनशील है पूरा का पूरा। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, उसके नीचे एक मेटेलिक वायर लटका दिया जाता है। मेटल का वायर, मेटल का ऐसा कोई फ्लेक्सिबल चीज लटका दी जाती है जिससे वो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, उसके ऊपर यदि आ भी जाएगा टैंकर के ऊपर तो वो सारा का सारा अर्थ के अंदर चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। अर्थ की विशेषता होती है, धरती तो माँ है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जितना भी चार्ज आएगा सारा का सारा चार्ज अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है और सारे के सारे दुखों को हर लेती है और हमें सुरक्षित पहुंचा देती है। तो इस तरह से हम उसके अंदर, इस तरह से हम साइंस के यूज करके हम इस्तेमाल करते हैं। ये चैप्टर इस तरह से हमारा क्लोज होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसमें हाँ सॉरी, एक टॉपिक और रह गया, टॉर्क। टॉर्क आपको मैं वहाँ समझा दूंगा अच्छे तरीके से, उस दिन समझा दूंगा। आज गाउस लॉ की एप्लीकेशन से तो उसके बीच में खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए बताना ठीक भी नहीं है। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और आप मुझे सुन रहे हो, आप अच्छे से गौर से इसको समझ रहे हो। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आप बहुत होनहार और सिंसियर स्टूडेंट हो, तो इतनी जवाबदारी तो आपकी बनती है। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट्स मिल सके और आप इस देश की उन्नति में अपना योगदान बता सके। जय हिंद साथियों।